नमो नमः मित्रों। आज हम लोग यण संधि को देख रहे हैं। यण संधि यण संधि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्वर संधि के 5 भेदों में गिना जाता है। स्वर संधि के जैसे 5 भेद बताए गए थे, उनमें दीर्घ स्वर संधि, गुण यण संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि बताया जा चुका है। ये दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन्हीं 5 भेदों में एक यण संधि है। आज इसको हम लोग देख रहे हैं। ये यण संधि जो है, ये हमारे सभी वर्ग के लिए, चाहे वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हों, चाहे हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले वो छात्र छात्रा हों, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग यण संधि के बारे में देखते हैं। यण संधि कब होता है? यण संधि का जो सूत्र बताया गया है वो है इको यणाचि। इको यणाचि मतलब इक को यण हो जाता है। अब इक क्या है, यण क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इक, जैसे कि आपको पहले बताया गया होगा, प्रत्याहार पाणिनि मुनि के जो 14 सूत्र हैं, उनसे 42 प्रत्याहार जो बनते हैं, उसमें एक प्रत्याहार भी बनता है और एक यण प्रत्याहार भी बनता है। ये तीन यहाँ पर इसको एक बार ध्यान से देख लिया जाए इस सूत्र को, तो इसमें हम लोग देखने को मिलता है इक। यहाँ पे 3 प्रत्याहार हैं, इक यण अचि। क्या मतलब है? तो इसका जब वार्तिक मतलब इसकी व्याख्या हम करें तो कहते हैं कि इक स्थाने यण स्यादचि स्यात्। इक को मतलब इक के स्थान पर यण हो जाए। इक को हम यण कर दें कब? जब अचि हो, मतलब कोई अच हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो हम वहां पर इक को यण कर देंगे। अब इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है इक और क्या है यण। तो आपको बताया गया था कि इसके पहले अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो वो पुराना प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। संधि का जो वीडियो है, संधि का वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इक है, यहाँ पर देखिए, इक का मतलब होता है, इक में ई उ री री ये 3 ये आते हैं, और यण में य व र ल आते हैं। हमने क्या कहा कि इक स्थाने यण स्यादचि स्यात्। इक के स्थान पर यण हो जाए कब? जब अच रहे, बाद में अच रहेगा। अच यानी कोई भी स्वर। अच का मतलब कोई भी स्वर। स्वर हमारा जैसे बताया गया है कि प्रत्याहार के नियमानुसार हम अच जानते हैं कि अ ई उ री री को हम स्वर कहते हैं। ये हमारे स्वर हैं। और अगर इक के बाद, इक यानी ई उ री री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी अलग स्वर, इनसे भिन्न, इनसे अलग स्वर आता है, तो हम ई को, यहाँ पे ई को व, ई को सॉरी, ई को य, उ को व, री को र और री को ल कर देते हैं। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक को, इक के बाद यहाँ पे देखें इक वर्ण, इक वर्ण यानी इक का मतलब क्या है? इक का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे इक का मतलब ई उ री और री ये होते हैं। और यण का मतलब, और असवर्ण अच, यहाँ पे इक वर्ण, इक के बाद असवर्ण अच हो, मतलब कि इससे भिन्न कोई
अच हो, इनसे भिन्न कोई स्वर हो, मतलब ई के बाद अ आ जाए, ई के बाद उ आ जाए, ई के बाद री आ जाए, ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? तो यहां पर कहा जा रहा है कि इक के स्थान पर हमें यण कर देना है। अब यण क्या करना है? तो अगर ई आए और उसके बाद असवर्ण अच आए, ई के बाद अगर असवर्ण अच आए तो हमें ई के बाद अगर असवर्ण अच आए, असवर्ण मतलब उससे भिन्न स्वर आए, तो हम ई को य, उ को व, री को र और री को ल कर देंगे। अगर ई आता है तो ई को हमें य कर देना है, उ को हमें व कर देना है, री को हमें र कर देना है और री को हमें ल कर देना है। अब ऐसा है, आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसको ध्यान से ढंग से समझना है, इसको ऐसे कि हम एक बार फिर से इसको बताते हैं कि इक के बाद, इक यानी ई, उ, री और री के बाद यहाँ पे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होना चाहिए। मतलब ई है, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, ह्रस्व उ हो या ह्रस्व दीर्घ हो, री हो या ह्रस्व री हो, तो इनकी जगह कोई भी हो तो, और इनके बाद इनसे भिन्न, इनसे अलग कोई स्वर आता है तो हम ई को ध्यान दीजिएगा, हमें ई को य करना है, उ को व करना है, री को र करना है, री को ल करना है। आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं आगे, और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वही चीज समझाया जा रहा है। ई ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके बाद असवर्ण, असवर्ण मतलब उससे भिन्न, इससे अलग कोई स्वर वर्ण हो, कोई भी अच हो यानी स्वर हो, तो ई को हमें इस पहले वाले ई को य कर देना है। उ के बाद अगर असवर्ण अच आए, उससे अलग अच आए, उससे अलग स्वर आए, तो उ को व कर देना है। री के बाद चाहे वो ह्रस्व हो या चाहे दीर्घ हो, असवर्ण अच आए तो हमें री को र कर देना है, और री के बाद अगर असवर्ण अच आए, असवर्ण स्वर आए, अच यानी स्वर आए, तो री को ल कर देना है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारे पास है प्रति धन एकम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है प्रति में हमें ई मिल रहा है और एकम में ए मिल रहा है, एकम से ए। अब हमने देखा कि यहां पर ई के बाद ए आ रहा है, ई के बाद असवर्ण मतलब उससे भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न, ई से भिन्न है, ई से अलग है, तो हम इस ई की जगह क्या कर देंगे? य कर देंगे। हमने ई को य कर दिया। अब ई को य करेंगे तो प्रति में से जब हम ई को निकालेंगे, और प्रति में से जब आपको मालूम होगा कि जब प्रति में से जब हमने त में से ई निकाल, मतलब प्रति में से ई निकाला, तो त अधूरा हो गया, मतलब आधा हो गया, तो आधा त हमारे पास हुआ। और इसके बाद त के बाद हम जब य करेंगे, क्योंकि ई को हमें य करना है, तो ई को हमने य कर दिया, प्रत्यय बना, और एकम का जब ए मिलेगा तो प्रत्येकम बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। मधु है और अरी है। मधु में उ आ रहा है और अरी में अरी का अ है, यानी उ के बाद भिन्न स्वर है। यहाँ पे भी यण संधि की शर्तें लागू होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मधु में मधु का उ और उसके बाद अरी का अ। तो अगर आपको देखना है कि इक के स्थान पर यण करना है जब भिन्न स्वर हो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उ के बाद अ आ रहा है, तो हम उ को हमें क्या कर देना है? यहाँ पे व कर देना है। उ को हमें व करना है। उ को जब हम व करेंगे
तो ऊ की जगह ऊ से जब मधु से हम ऊ निकालेंगे तो मध बचा, मतलब आधा मधु ध में आधा ध हो गया, और जब ये अध व ऊ की जगह हम व करेंगे तो मध व हुआ, और अरी जब मिलेगा तो बन जाएगा मध्वरी। ठीक है, इसी प्रकार से मातृ में री है, और आकृति में भी ई है, आ है, तो री और आ। री है यहाँ पे, मातृ में री है, और आकृति में आ है। अब देखिए यहाँ पर अगर री के बाद, यहाँ पे देखिए री के बाद कहा कि री के बाद असवर्ण अच आए, असवर्ण मतलब उससे भिन्न स्वर आए, तो हमें री को क्या कर देना है, र कर देना है। अब आप करिए, यहाँ पर देखिए मात है, मात में से आपने मातृ में से आपने री निकाल दिया, तो मात आधा त बचा, आधा त, और जब ये र बनेगा तो आधा त और त्र मिलकर के त्र बन जाएगा, ये आधा त और र मिलकर के त्र बना, और ये आ जब मिलेगा तो मात्रा हो जाएगा, मात्रा हो गया तो बन गया हमारा क्या, मात्राकृति। ऐसा है, आपको समझ में आ रही होगी बात। री अगला है उदाहरण, री का भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। री में हमें री मिल रहा है, और री के बाद आ मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, री के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि री के बाद अगर असवर्ण अच मिले, असवर्ण अच मिले यानी इससे भिन्न अच, इस री से भिन्न स्वर मिले, भिन्न अलग स्वर मिले, तो ली को हमें ल कर देना है। ली को हमने ल कर दिया, ली को हमने, ली है आकृति है, तो ली में से ली की जगह हमने ल कर दिया और आकृति को जोड़ दिया, तो लाकृति हो गया। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे इस प्रकार से हमने लाकृति बना दिया, यानी यण संधि। आशा है आपको यण संधि समझ में आ रही होगी, समझ में आया होगा। अगली बार हम लोग पुनः किसी अयादि संधि के साथ, वृद्धि अयादि संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।